जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास किस चित्रकला का इतिहास है? तो आधुनिक चित्रकला का इतिहास फ्रांसीसी चित्रकला का इतिहास है। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में नवयुवक का प्रारंभ किस शासक से माना गया है? तो फ्रांसीसी प्रथम से। फ्रांस में नवयुवक का प्रारंभ किस शासक से माना गया? फ्रांसीसी प्रथम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के समय फ्रांस का शासक फ्रांसिस प्रथम था। ठीक है दोस्तों 4 क्लास और मैंने कराए हैं, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इसे देखने के बाद आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, नागर का हेनरी किस नाम से गद्दी पर बैठा? नागर का हेनरी चतुर्थ के नाम से गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉलेज ऑफ द फ्रांस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो कॉलेज ऑफ द फ्रांस की स्थापना फ्रांसिस प्रथम के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है, प्रसिद्ध चित्रकला लियोनार्डो दा विंची को संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया था? तो फ्रांसिस प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, फ्रांस में संपन्न एवं मध्यम वर्ग में किस धर्म सुधार का प्रभाव पड़ रहा था? तो काल्वे धर्म सुधार का प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, अगर आप 4th सेमेस्टर के हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 5वें सेमेस्टर की ज़बरदस्त तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, योग्य शासक के अभाव में एवं किसकी नीतियों के कारण पेरिस षड्यंत्र को गढ़ा गया था? तो कैथरीन। ठीक है, योग्य शासक के अभाव में किसकी नीतियों के कारण? तो कैथरीन की नीतियों के कारण पेरिस षड्यंत्र को गढ़ा गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का रहा है दोस्तों, हेनरी चतुर्थ का मंत्री सल्ली, ठीक है, सल्ली किस पंथ का था? तो प्रोटेस्टेंट धर्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हेनरी चतुर्थ ने नान्त घोषणा कब की? तो हेनरी चतुर्थ ने 1598 में नान्त की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, हेनरी चतुर्थ ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के विषय में किस नगर की घोषणा की? तो नान्त नगर की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, हेनरी चतुर्थ के सामने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना में कौन सबसे बड़ा अवरोधक था? तो पादरी। हेनरी चतुर्थ के सामने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना में सबसे बड़ा अवरोधक पादरी था। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, निर्यात कर किस शासक ने समाप्त किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसे। निर्यात कर हेनरी चतुर्थ ने समाप्त कर दिए थे। ठीक है। फ्रांस में कौन से नगर रेशम उद्योग के केंद्र थे? तो लियो और नीस। फ्रांस में कौन से नगर रेशम उद्योग के केंद्र थे? लियो और नीस। ठीक है। फ्रांस का कौन सा नगर रेशम नगर कहलाता था? तो लियो नगर फ्रांस का रेशम नगर कहलाता था। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, वर्तमान में विदेशी राष्ट्रपति एवं शासकों के लिए बर्तन कहाँ से बनते हैं? तो वर्तमान में विदेशी राष्ट्रपति एवं शासकों के लिए बर्तन सैब्र से बनते हैं, अभी भी फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सैब्र। प्रश्न नंबर 16 है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वुब्रो राजवंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजवंश का किस राजवंश का शासन था? तो वुब्रो राजवंश का शासन था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा लुई 16वां था। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, किसने कहा है कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी ना होती? मतलब किसने कहा है अगर रूसो ना होता तो क्रांति भी ना होती? तो ये नेपोलियन ने कहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, स्पिरिट ऑफ लाज किसने लिखी है? तो स्पिरिट ऑफ लाज मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। प्रश्न नंबर 22 है, फ्रांस में आतंक काल के शासन का कौन सा एक नेता था? तो रॉबespierre, मिर्बो और एक्टन। फ्रांस में आतंक काल के शासन का कौन सा एक नेता था? यानी इसमें से रॉबespierre, मिर्बो और एक्टन आतंक काल के नेता थे। ठीक है, याद रखिएगा तीनों को। प्रश्न नंबर 23 है, क्रांति काल में फ्रांस के साथ यूरोपीय शक्तियों का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो क्रांति काल में फ्रांस के साथ यूरोपीय शक्तियों का युद्ध 1792 ईस्वी में शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, किसने राजा की असफलता के लिए उसकी रानी मेरी को दोषी ठहराया? तो मिर्बो ने
राजा की असफलता के लिए उसकी रानी मैरी को दोषी ठहराया था। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति को किस दार्शनिक के कार्य ने अवश्याम्भी बना दिया? तो रूसो ने। फ्रांसीसी क्रांति को किस दार्शनिक के कार्य ने अवश्याम्भी बना दिया? रूसो ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के समय के किन्हें गिलोटीन पर नहीं चढ़ाया गया था? तो वॉल्टेयर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय के किन्हें गिलोटीन पर नहीं चढ़ाया गया था? तो वॉल्टेयर को। प्रश्न नंबर 27 है, फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियां थीं। तो फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियां क्या थी दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की धारणा, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्ति की महत्ता में वृद्धि। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक थे। तो सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो थे। प्रश्न नंबर 30 है, क्रांति के पूर्व विचारकों में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो क्रांति के पूर्व विचारकों में मॉन्टेस्क्यू का नाम उल्लेखनीय है। प्रश्न नंबर 31 है, किस दार्शनिक ने राजा के दैवी सिद्धांत का विरोध किया? मॉन्टेस्क्यू ने दार्शनिक राजा के दैवी सिद्धांत का विरोध किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, किस दार्शनिक ने फ्रांसीसी समाज की ओर और समानता को उजागर किया था? किस दार्शनिक ने फ्रांसीसी समाज की और समानता को उजागर किया था? तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, फ्रांसीसी क्रांति में किस दार्शनिक की भूमिका अग्रणी थी? तो फ्रांसीसी क्रांति में रूसो की भूमिका अग्रणी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय आर्थिक विचारकों को क्या कहा जाता था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय आर्थिक विचारों को फिजियोक्रेट्स कहा जाता था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। फ्रांसीसी क्रांति के समय आर्थिक विचारकों को फिजियोक्रेट्स कहा जाता था। प्रश्न नंबर 35 है, 1789 ईस्वी की स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? वर्साय के महल में। ठीक है। 1789 ईस्वी की स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वर्साय के महल में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है, फ्रांस पर क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रांस पर क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? वुब्रो वंश का अंत हो गया, विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति हो गई, चर्च की स्थिति में गिरावट आई। प्रश्न नंबर 37 है, फ्रांस की क्रांति का कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रांस की क्रांति का कृषकों पर कृषि दासों की भूमि वितरण एवं अधिकार ये मिल गया। ठीक है। बेकारों से मुक्ति, यानी बेकार से मुक्ति मिल गई इन्हें, जो फ्री में बंधुआ मजदूरी करते हैं उससे। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, फ्रांस की क्रांति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े थे? तो फ्रांस की क्रांति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े थे दोस्तों? फ्रांस की आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया था और पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था। प्रश्न नंबर 39 है, फ्रांसीसी क्रांति का चर्च पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो चर्च की निरंकुशता से मुक्ति मिल गई थी, चर्च राज्य से अधीन हो गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, फ्रांस में किस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा था? तो 1785 ईस्वी में फ्रांस में भयंकर सूखा पड़ा था। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, सदाचार के गणतंत्र का समर्थक था? तो रॉबespierre सदाचार गणतंत्र का समर्थक था। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 5 अगस्त 1769 ईस्वी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे। नेपोलियन का जन्म 5 अगस्त 1769 ईस्वी कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, किसने कहा है मैं ठीक समय पर आया हूं, अब नाशपाती पक चुका है? तो नेपोलियन ने कहा था ये। प्रश्न नंबर 45 है, कोम्पोफोमिया की संधि किसके बीच हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोम्पोफोमिया की संधि फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, किस युद्ध की पराजय के बाद नेपोलियन ने जल युद्ध में इंग्लैंड को हराने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया? तो ट्रेगल्फर के युद्ध में जब नेपोलियन हार गया तो इंग्लैंड से जल युद्ध की पनाह मांगने लगा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे जल में। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, नील युद्ध कब हुआ? तो नील युद्ध 1798 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, नील के युद्ध
पराजित हुआ था? तो नील के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। नील का युद्ध कब हुआ था? 1798 में, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, 7वें वर्ष का संविधान क्या था? तो 7वें वर्ष का संविधान 1799 में जो संविधान बना था उसे 7वें वर्ष का संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, फ्रांस के 7वें संविधान की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो फ्रांस के 7वें संविधान की रूपरेखा नेपोलियन ने बनाई थी। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को कब मान्यता दी? तो इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र की मान्यता 1802 ईस्वी में दी थी। वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस तरह का शेयर बटन बना होगा व्हाट्सएप पे, उनके शेयर कर दीजिएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है, किस संधि द्वारा फ्रांस के गणतंत्र को इंग्लैंड ने मान्यता दी? तो किस संधि के द्वारा फ्रांस के गणतंत्र को इंग्लैंड ने मान्यता दी थी? तो अमिये की संधि के द्वारा इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता दी थी। प्रश्न नंबर 53 है, नेपोलियन ने पिरामिड की लड़ाई कब की थी? तो नेपोलियन ने 1798 में पिरामिड की लड़ाई की थी। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, मिस्र अभियान से पूर्व नेपोलियन की कौन कौन सी उपलब्धियां थी? तो मिस्र अभियान से पूर्व नेपोलियन की टूलों के बारे में सफलता, ठीक है। प्रथम इटालियन अभियान सफलता, ऑस्ट्रिया के साथ कोम्पोफोबिया की संधि, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 है, नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना था? तो 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। प्रश्न नंबर 56 है, नेपोलियन ने किस चर्च में राज्याभिषेक करवाया था? तो नोत्रेदाम चर्च में नेपोलियन ने राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 है, राष्ट्रों का युद्ध कब हुआ था? तो राष्ट्रों का युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, 1807 ईस्वी में नेपोलियन ने किसको हराया था? तो 1807 ईस्वी में नेपोलियन ने रूस के जार को हराया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो प्रथम साम्राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट शासनकाल को क्या कहा जाता है? प्रथम साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, नेपोलियन के महाद्वीपीय प्रणाली की शुरुआत का आदेश कहाँ से जारी किया गया? नेपोलियन के महाद्वीपीय प्रणाली की शुरुआत बर्लिन से किया गया था दोस्तों। आदेश कहाँ से जारी किया गया? बर्लिन से। और किस सन में किया गया? तो 1806 ईस्वी में। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने सन भी लिख दिया है, ठीक है। नेपोलियन के महाद्वीपीय प्रणाली की शुरुआत बर्लिन से हुई थी और पूछेगा कि कब हुई थी? तो 1806 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, एडमिरल नेल्सन्स कौन था? तो एडमिरल नेल्सन्स इंग्लैंड की नौसेना अधिकारी था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, नेल्सन्स ने नेपोलियन को किस युद्ध में हराया था? तो नेल्सन्स ने नेपोलियन को नील के युद्ध में हराया था और ट्रेगल्फर के युद्ध में, दोनों याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछेगा जरूर। नेल्सन्स ने नेपोलियन को किस युद्ध में हराया? नील के युद्ध में और ट्रेगल्फर के युद्ध में। प्रश्न नंबर 63 है, नेपोलियन द्वारा स्थापित प्रमुख गणराज्य कौन थे? नेपोलियन द्वारा स्थापित प्रमुख गणराज्य ट्रोसपेडेन थे और सिसेल पाइन। नेपोलियन द्वारा स्थापित प्रमुख गणराज्य ट्रोसपेडेन और सिसेल पाइन, याद रखिएगा। ये लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। नेपोलियन ने रोम नरेश की उपाधि किसे दी थी? तो नेपोलियन ने अपने अवयस्क पुत्र को रोम नरेश की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 65 है, नेपोलियन के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? तो नेपोलियन के बाद लुई 18वां फ्रांस का सम्राट बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा जरूर, लिख लीजिए। नेपोलियन के बाद फ्रांस का सम्राट लुई 18वां बना था। प्रश्न नंबर 66 है, नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि कब दी गई? तो नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि 1795 ईस्वी में दी गई थी। क्लास को शेयर करिएगा, एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 5वें सेमेस्टर की ज़बरदस्त तैयारी कराने वाले हैं दोस्तों। अगर आप यूपीएस खरीद कर पढ़ते हैं तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपना कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।